So we have seen conservation of mechanical energy lastly. In last class, we have discussed numericals. Maybe 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 5 numericals we have done. Okay, you just go through it. वीडियो भी हम शेयर कर देंगे. उसके बाद भी डाउट हो तो तुम पूछ लेना. जब भी ये एब्सेंट वाले जो भी चिराग सुमी तुम कभी भी जब भी एब्सेंट हो तो एटलीस्ट रेगुलर ना देख पाओ वीडियो कब अपलोड हो रहा है. अभी सपोज अभी भी नहीं हुआ है, मैंने डाला हुआ है बट हुआ नहीं है. सो कब अपलोड हो रहा है ये वो तो एटलीस्ट तुम डेट याद रख लो. तो आ रहा है ना ट्यूशन. ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभी स्टार्ट किया है सर ने. आ जाओ. ठीक है सर, बाय. क्या बोल रहा है? ये भी अभी नींद से उठा है. वो ये ऐसा ही यार. कल भी कितने बजे आया पता है? 4:20 4:25 को. मुझे लगा सभी नहीं आए, छुट्टी हो गई. फिर चिराग आया. अच्छा ओके. सो हम बात कर रहे थे हाँ 2, 3, 4, 5, 6 5 न्यूमेरिकल्स किए हैं. ओके सो मैं बोल रहा था कि जिस दिन तुम एब्सेंट हो उस दिन एटलीस्ट नोटबुक के पीछे लिख लो कि ऑन दिस डेट आई वॉज एब्सेंट. और अदरवाइज हमारी अटेंडेंस व्हाट्सएप पे आ रही है तो वो भी तुम देख लो तो एटलीस्ट पता चल जाए कि हाँ इस दिन जो सर ने पढ़ाया था वो पढ़ाई बाकी है. ओके सो तुम नेक्स्ट डे आके पूछ सकते हो. जैसे मैं तो बता ही दूंगा लेकिन अगर भूल जाए या ऐसा कुछ तो तुम्हें पूछ ही लेना है सर कर क्या हुआ था. तो जैसे अभी मैंने बताया तुम्हें कि कल 5 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे. तो जब भी वो न्यूमेरिकल वाला वीडियो आए तो तुम वीडियो देख लो. अदरवाइज होगा क्या, वीडियो तो रोज कोई ना कुछ तो आता रहेगा बट शायद तुम्हें सब कुछ रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं. तुम यहाँ पढ़ तो रहे हो बट जो नहीं पढ़ा है वो तो करने की ज़रूरत है. वैसे ही जैसे हमने एक लॉगरिथम का वीडियो मतलब लॉगरिथम पढ़ा था हमने फिजिक्स में ही, तब खुशी जूमी भी नहीं आई थी और चिराग भी नहीं आया था. अब कल न्यूमेरिकल सॉल्व किया उसमें लॉगरिथम आया था. ओके तो फिर वो नहीं आएगा क्योंकि अभी भी उसने वो वीडियो देखा नहीं या कंसेप्ट समझा नहीं. और पूरा करेंगे तो फिर पूरा एक लेक्चर उसी में चला जाएगा. सो दैट्स वाई सिर्फ नोट डाउन रखो कि इस दिन छुट्टी हुई थी एंड फिर नेक्स्ट डे पूछ लो या उसी दिन मैसेज कर लो कुछ भी कि क्या हुआ था. तो फिर जब भी वो वीडियो आए तो वीडियो में से अंडरस्टैंड कर ले, फिर तुम खुद पढ़ लो, फिर भी डाउट हो तो सॉल्व हो जाए. अगर ऐसा नहीं होगा तो जैसे कि इन लोग के वो लॉग वाला वीडियो रह गया है, बाकी है कोई टॉपिक रह गया है तो वो रह ही जाएगा. जैसे कि पिछले चैप्टर्स में भी आई थिंक जूमी के न्यूमेरिकल्स वाले बहुत 1-2 से ज़्यादा ही वीडियो मतलब लेक्चर छूट गए हैं, मिस हो गए हैं. तो फिर जब टेस्ट दोगे ऐसा कुछ तो समझ में नहीं आएगा, एक साथ डाउट्स आएंगे. ओके तो इसकी वजह से सिर्फ नोट डाउन करके रखो. ओके सो नेक्स्ट हम आज देखेंगे ये हमने टोटल मैकेनिकल एनर्जी वाला कंसेप्ट कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी देख लिया था एंड देन वी हैव टू स्टार्ट ए न्यू थियरी. सो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड जो हमने बोला ओके दैट मीन्स व्हाट टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी जिसमें आता है काइनेटिक एनर्जी एंड उसमें आता है पोटेंशियल एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट रहेगा. दैट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड. बट ये कब कह सकते हैं, उसके लिए एक कंडीशन थी जब इन्वॉल्व्ड फोर्सेस आर कंजर्वेटिव. दैट मीन्स कि दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड. अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है उसके लिए हम ये नहीं बोल सकते कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड. तो उसमें क्या बोल सकते हैं, तो उसमें तुम ये सोच सकते हो या बोल सकते हो, आगे हम पढ़ने ही वाले हैं कि उसमें
काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन किसी और एनर्जी में हो गया, से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो गया। ओके, तो लाइक दैट, मतलब वहाँ पे कंजर्व, लेकिन वहाँ पे कौन सा फोर्स आ जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और यहाँ पर हम कौन सी बात कर रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो कंजर्व्ड रह रही है, उसके लिए हमें सिलेबस में 2 एग्जांपल से ये समझना है। एक एग्जांपल्स जो वो बॉल गिर रहा है क्लिफ पे से, या पत्थर स्टोन गिर रहा है क्लिफ पे से, दैट एग्जांपल दैट वी हैव सीन ऑलरेडी। ओके, नाउ सेकंड एग्जांपल टुडे वी आर गोइंग टू सी। So the second example is about the spring. Okay, किसके ऊपर है, स्प्रिंग के ऊपर है। So what is, कल न्यूमेरिकल करवाए थे। ओके, सो क्यों नहीं आए तुम कल, क्या साइंस, ट्रांसपोर्ट इश्यू, ऑटो वाला ही हायर कर लो तुम, ऐसा नहीं। ऑटो वाला भी नहीं मिल रहा था, अभी घर अच्छा चलो, सो पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो पहली बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। वी हैव लर्न स्प्रिंग। स्प्रिंग मतलब क्या है, अगेन उसमें जो फोर्स आएगा, मतलब स्प्रिंग में क्या होता है बेसिकली, अगर तुम उसको छेड़ो ना तो जैसा है वैसा ही है और हमने छेड़ा उसको हमने स्ट्रेच कर दिया, तो जिस डायरेक्शन में हम स्ट्रेच कर रहे हैं उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लगाता है, जस्ट लाइक फ्रिक्शन फोर्स। अगर हम पुश कर रहे हैं तो वो बाहर जाने की ट्राई करेगा, मतलब हम कंप्रेस कर रहे हैं तो वो टेंसाइल फोर्स लगाने की ट्राई करेगा, हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं मतलब पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं तो वो पुशिंग फोर्स मतलब कंप्रेसिव फोर्स लगाने की ट्राई करेगा। ओके, दैट इज द स्प्रिंग फोर्स। तो देखो, दिस स्प्रिंग फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ अ वेरिएबल फोर्स व्हिच इज कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्स है स्प्रिंग फोर्स भी। ओके, दैट मींस के व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, इट depends only on the say initial and final points, does not depend on the path, independent। so देखो यहाँ पर क्या है, ये ऐसा ब्लॉक है। ओके, दिस ब्लॉक इज देयर एंड वन वॉल है, वॉल के साथ ये स्प्रिंग अटैच्ड है और स्प्रिंग के दूसरे एंड पे ब्लॉक अटैच्ड है। ओके, सो पहला केस उसमें क्या हो रहा है, तो पहले केस में देखो क्या हो रहा है, दिस ब्लॉक इज देयर, वो ब्लॉक स्टेशनरी है, जैसा है वैसा ही है, उसको हमने छेड़ा नहीं तो वो भी हमें छेड़ेगा नहीं। ओके, तो उसको कुछ नहीं है, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है x दैट इज 0। क्यों, क्योंकि हम उसको कुछ लगा ही नहीं रहे हैं फोर्स, ना पुलिंग फोर्स ना पुशिंग फोर्स, सो डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो ये जो Fs है स्प्रिंग फोर्स को हम कैसे डिनोट करेंगे, बाई स्मॉल s, सो Fs। ओके, सो Fs स्प्रिंग फोर्स भी, मतलब अगर हमने फोर्स नहीं लगाया तो वो भी फोर्स नहीं लगाएगा, तो स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, 0। नाउ सपोज हम ब्लॉक को दिस डायरेक्शन में, दिस डायरेक्शन इन द सेंस पॉजिटिव x डायरेक्शन की अगर बात करें तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हम उसको खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं। ओके, सो होगा क्या कि हम खींच रहे हैं पॉजिटिव x डायरेक्शन में, लेकिन स्प्रिंग क्या करने की ट्राई करेगा, वापस ब्लॉक को खींचने की ट्राई करेगा, कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव x डायरेक्शन में। डन, तो होगा क्या, x तो पॉजिटिव होगा क्योंकि हमारा फोर्स ज्यादा है स्प्रिंग से, सो x तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन Fs जो स्प्रिंग फोर्स है वो नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल है समझने के लिए। ओके, नेक्स्ट थर्ड केस में क्या होगा, ये पहला, अब इसको भूल जाओ, ये था, अब इसको तुम कंप्रेस कर रहे हो, पुश कर रहे हो, तो तुम जा रहे हो कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव x डायरेक्शन में, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नेगेटिव। ओके, बट स्प्रिंग क्या करेगा, अरे भाई मुझे मत दबाओ, तुम जाओ वहां से, फेंकेगा वो, तो वो क्या करेगा, स्प्रिंग फोर्स जाएगा पॉजिटिव x डायरेक्शन में, दिस दैट्स व्हाई इट इज रिटन Fs इज पॉजिटिव एंड x इज नेगेटिव। ये बेसिक समझ में आ गया। ग्राफ देख लो, ग्राफ भी समझ ही लो तो कोई प्रॉब्लम आगे जाके ना हो। देखो ग्राफ, सबसे पहले ये देखो कि ये स्प्रिंग फोर्स है y एक्सिस पे और x एक्सिस पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट और ये क्या है, स्प्रिंग फोर्स। अब मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट 0, मतलब ब्लॉक को मैंने खींचा नहीं है। ओके, तो उस टाइम पे स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, 0। तो देखो ये 0 है तो ये भी 0 है। देन हमारा पहला केस कि हमने ब्लॉक को खींचा इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। ओके, पॉजिटिव x डायरेक्शन में खींचा तो स्प्रिंग फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगा, नेगेटिव x डायरेक्शन में। तो देखो ये ब्लू लाइन को देखो, ब्लू लाइन को, सो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, मतलब x जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट, तो वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में मतलब बढ़ेगा,
इंक्रीज होगा, तो वो इंक्रीज हो रहा है। तो देखो जैसे ही इंक्रीज हो रहा है कौन, डिस्प्लेसमेंट, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है एफएस, तो वो नेगेटिव है, देखो 0 से नीचे है। वाई एक्सिस पे स्प्रिंग फोर्स है तो वो क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, और आगे बढ़ता जाएगा डिस्प्लेसमेंट ज्यादा ज्यादा ज्यादा, लेकिन स्प्रिंग फोर्स क्या होता जाएगा, नेगेटिव होता जाएगा। और उससे रिवर्स का केस, अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब कंप्रेस हो रहा है, तुम्हारी जो सिचुएशन है, स्प्रिंग मतलब आराम से ऐसी बैठी हुई है, फिर भी हम पुश कर रहे हैं उसको, ओके, तो होगा क्या कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में वो गई, डिस्प्लेस हुई। तो जैसे ये ब्लू लाइन देखो, ये ऐसे जाएगी, तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जैसे ही गई, तो ये क्या हो गया, हमारा स्प्रिंग फोर्स क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और जितना नेगेटिव जाएगी और पॉजिटिव, और नेगेटिव जाएगी और पॉजिटिव। तो वही जो 3 केस हमने देखे, उसी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया हुआ। तो तीनों केस एंड दिस ग्राफ ड्रॉ करना आ जाएगा, सिंपल है। पहला केस क्या था, वॉल है, वॉल स्प्रिंग है, स्प्रिंग का एक एंड रिजिड वॉल के साथ कनेक्टेड है। रिजिड वॉल इसलिए, वॉल तो रिजिड ही होगी, बट हाँ हम कहने का मीनिंग हमारा ये है कि वो मूवमेंट नहीं कर रही है। जैसे कि तुमने ये दरवाजे के साथ स्प्रिंग लगा दी, तो भाई अभी दरवाजा खुलेगा तो स्प्रिंग भी मूव हो जाएगी, दरवाजा तो मतलब इट कैन मूव, ओके, बट हम वॉल के साथ लगा रहे हैं, दैट मीन्स विच कैन नॉट मूव। तो एक एंड तो हमने लगा दिया वॉल के साथ, और दूसरा एंड लगा दिया हमारे ब्लॉक, हमारे ऑब्जेक्ट के साथ। तो दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 0, सो fs इज इक्वल्स टू 0, पहला हो गया। दूसरे में हमने ब्लॉक को स्ट्रेच किया, मतलब पुलिंग फोर्स लगाया, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया, लेकिन स्प्रिंग फोर्स लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। सो x इज पॉजिटिव, fs इज नेगेटिव। थर्ड केस, ब्लॉक को हमने कंप्रेस किया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा नेगेटिव, सो x इज नेगेटिव एंड fs इज व्हाट, पॉजिटिव। 3 केस हो गए। फिर ग्राफ ड्रॉ किया, तो y एक्सिस पे हमने fs ड्रॉ किया, और x एक्सिस पे हमने ड्रॉ किया डिस्प्लेसमेंट। तो हमें देखना ये कौन सी साइड ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है वो देखना। तुम्हें ध्यान क्या रखना है, तुमने जो लाइन ड्रॉ की है, ओके, तुम वॉट एवर लाइन यू हैव ड्रॉन, सपोज तुमने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, तुमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, सो दिस इज से fs एंड दिस इज से x, लेकिन तुमने गलती से ऐसे की जगह ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। अब तुम्हें लगेगा कि सही है, लेकिन चेक कर लो एक बार सही है या नहीं। तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो तो स्प्रिंग फोर्स भी पॉजिटिव आ रहा है, ओके, सो विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग, दैट्स ये गलत है। तो फिर सही क्या है, लाइक दिस लाइन ड्रॉ करनी है। तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो fs नेगेटिव, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो fs पॉजिटिव, ओके, सो हो गया हमारा काम, ओके, दैट्स इट। ये देखना था यहाँ पर। अब ये ग्राफ की बात कर ले, यहाँ पर अगर फाइंड करें तो चलो आगे ही बात करते हैं, तो यहाँ हमें देखना ही है अभी। ओके, सो दिस बेसिक वी हैव सीन। नाउ फिगर शोज ब्लॉक अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, ओके, सब ठीक है। द अदर एंड, ओके, स्प्रिंग इज लाइट, मे बी इट इज massless in an ideal spring, spring force proportional, yes, in an ideal spring the spring force fs is proportional to x, मतलब किससे प्रोपोर्शनल होता है, x से। x is what, displacement, मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना स्प्रिंग फोर्स लगेगा, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। So displacement of the block from the equilibrium position, the displacement could be either positive or negative. This force law for the spring is called Hooke's law। मतलब ये जो फोर्स का लॉ है, ओके, मतलब कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इतना, अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुआ तो फोर्स नेगेटिव हुआ, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ तो फोर्स पॉजिटिव हुआ। ये एक्सपेरिमेंट कर कर हमें वैल्यू देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, हुक। क्या है, हुक। तो इसलिए ये लॉ को क्या बोलते हैं, हुक्स लॉ। एंड मैथमेटिकली हुक्स लॉ क्या है, स्प्रिंग फोर्स इज नथिंग बट -k इंटू एक्स। क्या है, -k इंटू एक्स। समझ में आया। एक मार्क में पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि भाई किसने दिया था ये स्प्रिंग फोर्स वाला लॉ, तो दैट इज हुक्स लॉ, ओके। द कांस्टेंट k इज कॉल्ड द स्प्रिंग कांस्टेंट। k जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, मतलब कि जस्ट लाइक मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब कौन से मटेरियल की स्प्रिंग बनाई गई है, ओके। सो स्प्रिंग कांस्टेंट है, इट्स यूनिट इज न्यूटन इनटू मीटर। ये कैसे आया, fs है, ओके, निकाल दिया मैंने। fs है, fs का यूनिट, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और x नीचे चला जाएगा, सो न्यूटन पर मीटर, दैट्स इट। तो k का यूनिट आ गया न्यूटन पर मीटर। द स्प्रिंग इज
said to be stiff if K is large and soft if K is small. तो मतलब K जो है वो बड़ा होगा, ओके, तो उसको क्या बोला जाएगा? स्टिफ. स्प्रिंग इज स्टिफ. द स्प्रिंग इज सेड टू बी स्टिफ इफ K इज लार्ज. मतलब K की वैल्यू, जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है, वो जितनी ज्यादा होगी उतना हम क्या बोलेंगे? वो क्या है? स्टिफ है. स्टिफ एंड सॉफ्ट. स्टिफ मतलब क्या? तुम पुश करना चाहो लेकिन वो पुश होगी नहीं. जैसे कि तुम्हारी बाइक में, हमारी बाइक में सस्पेंशन होते हैं, सो इट इज नथिंग लाइक स्प्रिंग. वो स्प्रिंग ही है, मेटल की. ऐसे ऐसे तुम देखना बाइक में, कार में, ट्रक्स में तुम जा रहे हो तो ट्रक्स में, बस में तो नहीं दिखेगा लेकिन ट्रक में जो नीचे पूरा दिखता है हमें, ओके, तो वहाँ कितनी सारी ऐसी राउंड एंड राउंड स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखेंगे मेटल की, ओके. बट जस्ट इमेजिन वो कितनी स्टिफ है. और तुम्हारे पेन के अंदर वो स्प्रिंग आती है, वो कितनी वो सॉफ्ट है और वो रिजिड है. यहाँ पर तुम थोड़ा फोर्स लगाओगे तो ऐसे ऐसे किया तो वो ऑपरेट होने लगी. वहाँ पे इतना फोर्स लगाओगे कुछ होगा नहीं, हाथ काले हो जाएंगे. दैट्स इट. ओके, सो दैट इज रिजिड एंड दिस इज सॉफ्ट. ओके, अगेन तुम डिसाइड, तुम वैल्यू पुट कर सकते हो कि इफ K इज लार्ज दैट मीन्स व्हाट? फोर्स इज लार्ज एंड डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल. क्यों? क्योंकि K इज नथिंग बट F by X. तो K लार्ज है तो फोर्स लार्ज होगा और X क्या होगा? कम होगा. तो X क्या हुआ? कम हुआ ना. X कम हुआ मतलब डिस्प्लेसमेंट कम हुआ. तो रिजिड को तुम फोर्स दो, मतलब फोर्स कुछ भी है, बट रिजिड को तुमने फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? कम होगा. ओके, वेरेज अब सॉफ्ट की बात करें तो क्या बोला है कि इफ K सॉफ्ट कब माना जाएगा? व्हेन K की वैल्यू कम होगी. स्प्रिंग सॉफ्ट कब मानी जाएगी? व्हेन K की वैल्यू कम होगी, लेस होगी. तो K की वैल्यू कम कब होगी? जब फोर्स की वैल्यू कम होगी और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि K इज नथिंग बट F by X. सो K कम होगा दैट मीन्स व्हाट? F की वैल्यू कम और X की वैल्यू ज्यादा. तो F की वैल्यू कम मतलब कम फोर्स में भी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो तो वो तुम्हारी जो पेन में यूज हो रही है वो स्प्रिंग है. और वो जो बाइक और ट्रक्स और उसमें यूज होती है दैट इज फोर्स ज्यादा हो तो भी डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? वेरी वेरी लेस. अंडरस्टूड? समझ में आया? ओके, सो तुम अगर भूल जाओ कि भाई लार्ज K वाला स्टिफ था या लेस K वाला स्टिफ था, तो तुम उसके फॉर्मूला से वापस याद कर सकते हो कि भाई K इज इक्वल्स टू F by S. तो K ज्यादा है तो F ज्यादा है और X कम है. तो F ज्यादा हो और X कम हो मतलब कि डिस्प्लेसमेंट कम हो. डिस्प्लेसमेंट कम मतलब क्या? रिजिड. ओके, तो K ज्यादा वाला क्या हो गया? रिजिड हो गया. लाइक दैट. भूल जाओ तो, अदरवाइज तो सिंपल ही है. नाउ आगे हम देखते हैं. सपोज दैट वी पुल ब्लॉक आउटवर्ड्स एज. ओके, तो हमने पुल किया. ओके, देखो ये थियरी पूछी जा सकती है, पहली वाली भी. टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, पोटेंशियल एनर्जी आल्सो कंजर्व, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन. सो फर्स्ट केस हमने देखा क्लिफ के केस में, मतलब स्टोन गिर रहा है तो हमने बोला कि भाई ऊपर जब है तो पोटेंशियल एनर्जी है लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं है. पर जब नीचे आया तब नीचे टच होने से जस्ट पहले उसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? जीरो हो गई. तो मतलब कंजर्व्ड रही. और फिर हमने प्रूफ कैसे किया? हमने निकाला कि उसके लिए फॉर्मूला निकाला, फिर ये जो नीचे वाला केस है उसके लिए भी फॉर्मूला निकाला, और जो बीच वाला केस है उसके लिए भी फॉर्मूला निकाला. तो हर केस में फॉर्मूला हमारा जो काइनेटिक्स का स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला आता था V इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस GH और V स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस GH, वैसा ही फॉर्मूला आया. उसकी स्टार्टिंग तुम लिख सकते हो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस AS. तो U स्क्वायर 0 है इनिशियल वेलोसिटी और A को G लिख दिया, तो V स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस GH. तो यहाँ हमने किया कि भाई पोटेंशियल एनर्जी है ऊपर तो mgh है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो उसको तो निकाल ही दो, तो mgh है. ओके, फिर नीचे हमने किया तो उसके भी, तो वो तो हमने कर लिया, ये तो मैं रिवीजन दे रहा हूँ. बट वो एक इम्पोर्टेंट थियरी, उसके बाद ये थियरी. ओके, स्प्रिंग के केस में, तो स्प्रिंग के केस में अगर प्रूफ करें तो क्या है? देखो, पुल किया, सबसे पहले हमने क्या किया? पुल किया, मतलब x इज पॉजिटिव. ओके, सो क्या हो रहा है? इफ द एक्सटेंशन xm, द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, सो ws दैट इज वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स. तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, तो जिस उसमें क्या आएगा? वर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट.
तो हमने लिख दिया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बहुत छोटा हुआ है, दैट्स वाई हम लिखते हैं dx, और यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, कल एक न्यूमेरिकल किया था, ओके, उसमें इंटीग्रेशन का है, यहाँ पर भी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेट कब करते थे हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में भी देखा था, स्मॉल यूनिट है और तुम्हें पूरे यूनिट में पूरे एरिया में तुम्हें कन्वर्ट कर देना है, तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन, और पूरे एरिया का गिवन है और तुम्हें सिर्फ स्मॉल का चाहिए तो हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन। सो हमारे पास तो पूरा नहीं है, मतलब हमारे पास ऐसा नहीं है कि इस टाइम पे कितना है इस टाइम पे कितना है, नहीं पता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल की ही बात कर रहे हैं। तो जब इनिशियल और फाइनल की बात करें दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द कंजर्वेटिव फोर्सेस विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन यहाँ थी एंड फाइनल पोजीशन यहाँ है, बीच में क्या हुआ वो जो हुआ हो, ओके, बीच में क्या हुआ इन द सेंस फोर्स कितना लगा, वो जितना लगा उतना, सो उसको हम इंटीग्रेशन से डिफाइन कर रहे हैं। सो इंटीग्रेशन से 0 टू, पहले x क्या था 0 था, डिस्प्लेसमेंट 0 था, और x कहाँ तक पहुंचा, मैक्सिमम तक पहुंचा, मतलब जो यहाँ था इसको मैंने यहाँ तक पहुंचा, इसके आगे वो जा सकती नहीं है, नहीं तो स्प्रिंग टूट जाएगी या वहां बॉल से निकल जाएगी, ओके, तो ये मैक्सिमम हो गया। तो ये 0 था और मैक्सिमम, तो कहाँ डिस्प्लेसमेंट की रेंज क्या है 0 टू xm, मतलब x मैक्सिमम, डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स लिख दिया हमने स्प्रिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को dx लिखा, लेकिन उसकी रेंज लिख ली 0 टू xm। अब फोर्स देखो कहीं वैल्यू डायरेक्ट लिखी हो, जहां लिखी हो वो मैं बता दूंगा, बट अदरवाइज जो है बुक में वो देखो। सो इज इक्वल्स टू fs की वैल्यू हमने अभी देखी बाय द हुक्स लॉ, दैट इज माइनस k इंटू एक्स, सो माइनस k इंटू एक्स, डन, समझ में आ गया, माइनस k इंटू एक्स, एफ एक्स की वैल्यू dx उसकी जगह है। नाउ ये वैल्यू आई, ये वैल्यू कहाँ से आई, जैसे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला है वैसे ही इंटीग्रेशन के फॉर्मूला है। सो लिख लो तुम, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, से x रेज टू n है, तो उसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है, x रेज टू n माइनस 1, ये था, ये डिफरेंशिएशन का है, तुम्हें याद ही है, ओके। बट किसकी बात कर रहे हैं हम, इंटीग्रेशन की। सो इंटीग्रेशन में क्या है, अगर x रेज टू n है तो उसके इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, दिस इज द फॉर्मूला, ओके। तो ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है से d बाई डी एक्स, और ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ओके। सो d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n हो तो क्या होगा, n x रेज टू n माइनस 1, लेकिन इंटीग्रेशन के लिए से इंटीग्रल x रेज टू n dx होगा तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो हमारे पास अभी क्या था, देखो ये जो है उसमें आगे देखो, तो ये गिवन था, यहाँ तक तो आ गया हमारा। अब इसमें से माइनस k कॉमन निकाल देते हैं और यहाँ हो गया 0 टू xm और यहाँ हो गया x dx, डन, इतना आ गया। अब ये x dx आ गया, अब x रेज टू कितना है 1 है, सो माइनस k तो वैसे का वैसा लिखूंगा, यहाँ पे ब्रैकेट कर दूंगा और ब्रैकेट की लिमिट लिख दूंगा, जो ये लिमिट है वही लिमिट लिखनी है, क्या, xm और 0, जो ऊपर है उसको ऊपर लिखो, जो नीचे है उसको नीचे लिखो, इंटीग्रेशन की मेथड बता रहा हूँ। अब ये अंदर वाले का इंटीग्रेशन क्या, x रेज टू 1 dx, तो x रेज टू 1 dx तो मतलब x रेज टू n dx, ओके, तो n की जगह क्या है 1 है, तो x रेज टू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, तो 2 बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x रेज टू 2 डिवाइडेड बाई 2, डन, इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट है हमारा माइनस k। अब पहले x की जगह ये ऊपर वाली वैल्यू रखो, देन माइनस बीच में और x की जगह नीचे वाली वैल्यू रखो, दैट इज द रूल, दैट इज द प्रोसीजर टू डू इंटीग्रेशन। ये कर दिया, अब x की जगह अपर लिमिट माइनस x की जगह लोअर लिमिट, तो x की जगह अपर लिमिट लिखते हैं, सो अपर लिमिट लिखेंगे तो क्या होगा, xm का, x की जगह xm लिख दिया तो xm का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस, अब x की जगह लोअर लिमिट तो से 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डन, ओके। सो अब क्या हुआ, माइनस के एक्स एम, अब मल्टीप्लाई करो अंदर, तो माइनस के एक्स एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये तो 0 है, तो 0 डिवाइड बाय 2 तो 0 हो जाएगा, उसके साथ के का मल्टीप्लाई करेंगे वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 ये तो मैं लिख नहीं रहा हूँ। सो माय आंसर इज माइनस के एक्स एम, माइनस के एक्स एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय
2 दिस इज। समझ में आया? तो ये पूरा इस स्टेप से इस स्टेप में किया कैसे, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, वो फॉर्मूला यूज करके सबसे पहले माइनस के ये सिंप्लीफाई किया हमने, अब उसका इंटीग्रेशन किया तो ये आया, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाई, लोअर लिमिट तो 0 आ गई, उसको हटाओ, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आंसर आ गया। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आया? कोई डाउट नहीं है? रब कर दूं? ओके, क्योंकि ये स्टेप्स अंदर लिखे नहीं है, यहाँ से ये कैसे आया फिर ऐसे कंफ्यूजन में मत रहना। Okay, so this expression may also be obtained by considering the area of the triangle as in the case of 5.7d. मतलब कि एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर जैसे हमने देखा था कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का एरिया निकाले हम तो क्या देगा, वर्क डन देगा। तो वो यही बोल रहे हैं कि तुम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, अभी हमने ग्राफ ड्रॉ किया ना, ये रहा, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमने पुल किया, डी नेगेटिव आ रहा है, 0 टू एक्सएम जा रहा है। ओके, सो 0 टू एक्सएम, तो ये मेरा ट्राइंगल बन गया। तो ये जो ट्राइंगल मिला है इसका एरिया अगर हम ढूंढेंगे तो वो क्या मिल जाएगा, मेरा वर्क डन ही मिल जाएगा। ओके, तो वही चीज बोल रहे हैं वो। देन से नोट that the work done by the external pulling force F is positive since it overcomes the spring force। तो जो work done है, ओके, जब हम पुल कर रहे हैं तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। क्यों? क्योंकि इट ओवरकम्स दी स्प्रिंग फोर्स। तो भाई स्प्रिंग फोर्स से ज्यादा है हमारा वर्क, तभी तो खींच पाए। अगर स्प्रिंग फोर्स ज्यादा होता हमारे वर्क से तो खींच पाता। जैसे कि स्प्रिंग पे एक चींटी बैठ गई है और वो भी ट्राई कर रही है स्प्रिंग को खींचने की, थोड़ा भी खींचने की ट्राई की, वो करके अंदर ही घुस जा रही है। ओके, मतलब खींचने से ज्यादा तो वो अंदर जा रही है, दैट मीन्स उसका पुलिंग फोर्स ज्यादा है नहीं, बट हमारे केस में तो ज्यादा है, इसलिए हम खींच सकते हैं। सो वही चीज बता रहे हैं कि वर्क डन पॉजिटिव लेंगे। देन से वर्क डन इज, से हमारा जो आंसर आया है नेगेटिव, उसको हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव इन पुलिंग केस। अगर पुशिंग केस लेंगे तो क्या लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे। ओके, दैट्स इट। This same is true when the spring is compressed with a displacement kxc। ओके, वो xm था, अब उसको नाम क्या दे दिया है, xc। क्यों xc? क्योंकि कंप्रेशन के लिए xc। ओके, क्योंकि पहले भी मैक्सिमम, तो ये 0 था, ये 0 था, 0 से यहाँ गए, मैक्सिमम हो गया, अब वापस 0 पे आ गए, अब 0 से इतना जा रहे हैं, इस ये भी तो मैक्सिमम है, लेकिन ये नेगेटिव में मैक्सिमम है, तो सेम ना हो जाए, इसलिए इसका नाम दे दिया है xc। So xc which is less than 0, the spring force does work, that is minus k xc square by 2, while xc square by 2, while the ये क्या आधा सेंटेंस है, अच्छा यार ये साइड नहीं है while the external force F does work, that is plus k xc का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। मतलब देखो एक्सटर्नल वर्क तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि पुल कर रहे हैं, स्प्रिंग फोर्स से ज्यादा है तब तो पुल कर रहे हैं, स्प्रिंग फोर्स से ज्यादा है तब तो पुश कर रहे हैं। अगर स्प्रिंग फोर्स एक भी केस में हमारे फोर्स से तो ज्यादा है ही नहीं तो हम नहीं कर पाते, हम उछल जाते हैं। ओके, हम पुल करने जाते लेकिन पुल नहीं कर पाते, हम पुश करने जाते लेकिन पुश नहीं कर पाते। दैट मीन्स एफ जो है, एफ एक्सटर्नल एफ फोर्स, वो तो हमेशा ही पॉजिटिव रह रहा है। ओके, सो इसीलिए बोला है एक्सटर्नल फोर्स डज वर्क, यहाँ पे पॉजिटिव और उसके पहले भी पॉजिटिव था, विच इज k xm का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इफ द ब्लॉक इज मूव्ड फ्रॉम एन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट xi टू अ फाइनल डिस्प्लेसमेंट xf। अब हम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो इनिशियल एंड फाइनल। द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, तो मैंने ले लिया, देखो यहाँ पे xi xf माइनस kx dx, डन। तो इसी का वही कंटेक्स्ट है, अगर निकाले तो हमारा फॉर्मूला ये आ जाएगा। एक्चुअल में आ क्या जाएगा, हमारा माइनस आएगा, फिर अपर लिमिट xf है तो पहले xf आएगा, xf का स्क्वायर माइनस xi का स्क्वायर, लेकिन माइनस है आगे तो माइनस को उल्टा कर देंगे तो वो प्लस xi वाला पहले और xf वाला बाद में हो जाएगा। समझ में आ रहा है या करके बताओ? आ रहा है। ओके, चलो। Thus the work done by the spring force depends only on the end points, specifically if the block is pulled from xi and allowed to return to xi। मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि ब्लॉक ये 0, ये xi है, 0 मतलब xi,
यहां से गया फाइनल पे गया, फाइनल पे जाके वापस यहां पे आ गया। तो लिमिट क्या रखूं मैं? अभी तो मैंने लिमिट रखी थी 0 to xm, 0 to xc। अब क्या रखूं? xi to xf। लेकिन मेरा xf यहां ही आ जाए तो xi xf, वही पॉइंट, दैट मीन्स xf और xi क्या हो गया? सेम हो गया। पॉइंट वैसे का वैसा ही है, सेम हो गया। तो भाई ये फॉर्मूला में सेम वैल्यू है, एक प्लस एक नेगेटिव, 0 हो जाएगा। समझ में आया? सो इसीलिए बोला है कि द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज 0। साइक्लिक प्रोसेस का मीनिंग क्या है? व्हेन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर सेम, दैट इज द साइक्लिक प्रोसेस। व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम, when suppose you are going to school and coming from the school to home, so that is a cyclic process। लेकिन when you are going to school, बस अब स्कूल में ही रह गए, okay, so that is not a cyclic process, okay, so हाँ, yes, correct, okay, so the work done by the spring force in a cyclic process is 0। क्यों 0 आ गया? समझ में आया? अगर बोल दे एक मार्क में prove that work done in a cyclic process by the spring force is 0, prove करो, तो ये लिख देना है बस। Okay, we have explicitly demonstrated that the spring force is position dependent only as first stated by the Hooke's law, thus the work which only depends on the initial and final position। तो ये जब हमने डिस्कस किया तो हमें पता चल गया कि ये जो वर्क डन है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंडेंट है। दैट मींस हमने जो बोला था कि भाई कंजर्वेटिव फोर्स है स्प्रिंग फोर्स, तो बात तो सही है, कंजर्वेटिव है, इसीलिए तो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंडेंट है, पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है। ओके, द स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, नाउ वी डिफाइंड द पोटेंशियल। अब देखो, अब हम बात करते हैं, ये जहां तक का समझ में आ गया? अब तक तो हमने सिर्फ वर्क डन की बात की है। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, लिमिट डाल दो, एफ डी एक्स, एफ की जगह माइनस के एक्स, सारी वैल्यू पुट कर दो, हमारा आंसर आ गया है माइनस, और सिर्फ प्लस में रखना हो तो पहले के आई वाला ले लेना। सो से के आई का स्क्वायर और माइनस में के एफ का स्क्वायर, मतलब दिस फॉर्मूला। ओके, के एक्स आई का स्क्वायर बाई 2 माइनस, कहाँ गया ये रहा, के एक्स आई का स्क्वायर बाई 2 माइनस के एक्स एफ का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, दैट इज द वर्क डन, और से वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई WS। ये हमने देखा। नाउ हम और आगे बढ़ते हैं। अब आगे आगे बढ़ के क्या करेंगे? हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। ओके, सो वी डिफाइंड पोटेंशियल एनर्जी V ऑफ द स्प्रिंग टू बी 0 व्हेन द ब्लॉक एंड स्प्रिंग सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब कि जीरो कंडीशन है, जीरो कंडीशन। ओके, जीरो कंडीशन मतलब तुमने कुछ भी किया नहीं है, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। जस्ट लाइक देखो, बहुत इजी बनाने के लिए अच्छे से, ओके, जैसे मैं याद रखता हूँ वो बता रहा हूँ। जैसे कि हमने वो बॉल था ना जिसको हम क्लिफ पे ले गए थे और बिल्डिंग पे ले गए, हाइट पे ले गए, तो बॉल नीचे ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, दैट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओके, ना उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है ना उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। अब हम उसको ऐसे हाइट पे ले गए, तो अब उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो नहीं है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी आ गई। यहाँ जब था उसकी एनर्जी क्या थी? 0 थी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? 0 थी। काइनेटिक एनर्जी क्या थी? 0 थी, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी थी? 0 थी। तो ये इक्विलिब्रियम केस है। वैसे ही ये जो स्प्रिंग है वो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में 0 है। ओके, तो अभी पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी 0, डन। उसके जैसा सेम केस। अब मैं जैसे इससे ऊपर यहाँ ले आता हूँ, तो वैसे मैंने यहाँ से स्ट्रेच करके पुल करके उसको आगे ले गया, तो जैसे यहाँ से यहाँ पोटेंशियल एनर्जी आ जाती थी, काइनेटिक एनर्जी नहीं, क्या आ जाती थी? पोटेंशियल एनर्जी आ जाती थी। वैसे यहाँ से यहाँ में पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम बट काइनेटिक एनर्जी स्टिल नॉट, मतलब स्टिल नॉट देयर, इट इज 0, डन। समझ में आ रहा है? पहले ही बता दे रहा हूँ कि कैसे कंपैरिजन करते हैं, तो पूरा थियरी ऐसे ही याद रह जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ से हमने बॉल को मार दिया, फेंक दिया, ओके, तो वो नीचे आ रहा है। अब नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है एंड काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रही है, और जैसे ही ग्राउंड को टच होने से जस्ट पहले
उसके काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो, नेग्लिजिबल जैसी हो गई है, क्योंकि वही कन्वर्ट होते होते तो काइनेटिक एनर्जी आई है. सो एट दिस पॉइंट काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम. डन. तो वैसे ही यहां पर पोटेंशियल एनर्जी आ गई थी, काइनेटिक एनर्जी नहीं है. अब यहां से जब वापस आएगा वो ये जगह पर, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ये रिड्यूस्ड होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी उसको, और यहां पहुंचने से जस्ट पहले काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो. कंसेप्ट समझ में आ गया? सिंपल है, पक्का? चलो तो फिर अब अच्छे से समझ में आ जाएगा. सो देखो, इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर एन एक्सटेंशन और कंप्रेशन. एक्सटेंशन मतलब पुलिंग, कंप्रेशन मतलब पुशिंग. X the above analysis, displacement the above analysis suggest that, मतलब ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन से ये अगर हम समझे तो पोटेंशियल एनर्जी आती कितनी है बाय द कॉन्फ़िगरेशन कि x² डिवाइडेड बाय 2. मतलब यू कैन दिस आल्सो यू कैन रिमेंबर, काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है, हाफ mv². वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है, हाफ kx². स्प्रिंग के लिए जैसे वहां क्या थी, mgh, वहां क्या थी, mgh, वैसे स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाफ kx². डन. kx²/2 याद ना रहे, बट काइनेटिक एनर्जी जैसे ही याद रखो, हाफ mv² जैसे हाफ kx². ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी आ गई हाफ kx². यू मे इजीली वेरीफाइड दैट माइनस dv/dx इज इक्वल्स टू माइनस kx. मतलब यहाँ पे अगर हम डिफरेंशिएशन करें, dv/dx करें, डिफरेंशिएशन वेरीफाई कर सकते हो ऐसा बोला है, तो यहाँ अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो क्या हो जाएगा, dv/dx हो जाएगा. अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन करें, देखो करते हैं, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करें, दोनों साइड पहले तो माइनस ले लेते हैं. सो माइनस v, माइनस की तो जरूरत ही नहीं है, छोड़ो अभी. ओके, इसको भी मैं प्लस कर दूंगा. ओके, अब ये लाना है मुझे. सो से dv/dx, ये साइड डिफरेंशिएशन किया तो वो साइड भी डिफरेंशिएशन करूंगा, तो k कांस्टेंट है, डिवाइड बाय 2. सो d/dx ऑफ व्हाट, x². x² है ना. ओके, सो dv/dx इज इक्वल्स टू k/2. x² का डिफरेंशिएशन 2x, यस 2x, nx रेज टू n - 1, तो 2x, तो ये 2 और ये 2 कट हो गया, तो कितना आया, kx आ गया. kx dv/dx इज इक्वल्स टू kx. वो बोल रहे हैं कि यू कैन वेरीफाई, हो गया वेरीफाई. ओके, द स्प्रिंग फोर्स, if the block of mass m is extended xm and released from the rest, xm तक गए और छोड़ दिया, then its total mechanical. अब देखो फटाफट जा रहे हैं, कंसेप्ट हमने पूरा डिटेल में समझ लिया, नहीं तो फिर बहुत टाइम लगता है. देखो तो क्या है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैसे हो जाएगी, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज क्या है, देखो हाफ kxm का स्क्वायर. तो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, बट काइनेटिक एनर्जी तो नहीं, वो जगह पर तो कहाँ काइनेटिक एनर्जी थी. ओके, और ये साइड आ जाओ तो हाफ kx², हाफ प्लस हाफ, मतलब कहने का मीनिंग क्या है, देखो देन इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट एन आर्बिट्ररी x पॉइंट, आर्बिट्ररी x पॉइंट पे वेयर x लाइज बिटवीन -xm टू +xm. मतलब -xm भी ले लिया मैक्सिमम और +xm भी ले लिया, ये दोनों के बीच में जब भी, मतलब ये इक्विलिब्रियम है, यहाँ से यहाँ गया तो +xm, यहाँ से यहाँ गया तो -xm, इसके बीच में x में कहीं पर भी हो, ओके, विल बी गिवन बाय हाफ kxm का स्क्वायर. ओके, ये क्या है, टोटल एनर्जी. सो टोटल एनर्जी विल बी हाफ kxm का स्क्वायर. नाउ दैट हाफ kxm का स्क्वायर है, दैट इज हाफ kx². ओके, हाफ kx², ये क्या है, हाफ kx², पोटेंशियल एनर्जी. ये क्या है, हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी. मतलब क्या बोल रहे हैं, इसको भूलना हो तो भूल जाओ तुम. कहने का मीनिंग क्या है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, वही है वहां ना. समझ में आ रहा है, ये छोड़ दो. तो क्या बोल रहे हैं, देन इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी हाफ kx² प्लस हाफ mv². दैट्स इट. Then where we have invoked the conservation of mechanical energy. Now this suggests that the speed and kinetic energy will be maximum at the equilibrium position x is equals to 0. तो ये क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि स्पीड और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी. क्यों मैक्सिमम होगी, ये कौन सा केस है, वापस आने वाला केस है. यहाँ से ये इक्विलिब्रियम था,
यहाँ से यहाँ गया, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो। फिर जब रिटर्न आ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। वही बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, दैट मींस v इज व्हाट, मैक्सिमम। ओके, तो v मैक्सिमम होगा, ये बोल रहे हैं मैक्सिमम एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, x इज इक्वल्स टू 0। सो दैट इज इक्वल्स टू हाफ m vm स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ k xm स्क्वायर, मतलब इक्वल ही होगी। ओके, वेयर vm इज द मैक्सिमम स्पीड, तो मैक्सिमम स्पीड vm कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ से k by m इंटू से xm। ओके, मतलब कि कहने का मीनिंग क्या है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, x इज इक्वल्स टू 0 रख दो, तो x इज इक्वल्स टू यहाँ पर 0 रख दिया, ये था क्या, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो x इज इक्वल्स टू 0 रख दिया, तो ये तो खत्म हो गया। ओके, तो बचा क्या, हाफ k xm का स्क्वायर हाफ m v स्क्वायर, तो ये हाफ m v स्क्वायर यहाँ लिखा है, हाफ k xm का स्क्वायर यहाँ लिखा है, हाफ हाफ कट हो गया, देन रहा क्या, हाफ हाफ कट हो गया, तो से k के नीचे m ले जाओ, तो k के नीचे m ले गए तो k बाई m, xm का स्क्वायर है और यहाँ पर भी vm का क्या है, स्क्वायर है। सो हमारा फॉर्मूला क्या आया है, vm स्क्वायर, vm का स्क्वायर इज इक्वल्स टू k बाई m x का स्क्वायर, ये आया। ये मैं बोल रहा हूँ वो सुनो और यहाँ पे देखो तब समझ में आएगा। vm का स्क्वायर, vm स्क्वायर इज इक्वल्स टू k बाई m xm का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ले ले तो vm स्क्वायर का स्क्वायर रूट vm हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ले ले तो k बाई m का स्क्वायर रूट, लेकिन स्क्वायर रूट में xm स्क्वायर होगा तो स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो निकल सकता है ना, तो ये हो गया xm। समझ में आया? सो दिस इज द फॉर्मूला, नोट दैट k बाई m has the dimensions of say t minus 2, okay, and our equation is dimensionally correct। okay, equation dimensionally correct एक एक मार्क में नीट और JEE में पूछ सकते हैं क्या कि भाई इसका k बाई m का डायमेंशन निकालो, MLT वाला। तो k का डायमेंशन, पहले तो k का डायमेंशन बताओ मुझे कितना होता है, सिर्फ k का, k बाई m का तो उन्होंने बोल दिया है t माइनस 2, k का डायमेंशन बताओ, k का डायमेंशन क्या होगा MLT के फॉर्म में, कैसे निकालते हैं डायमेंशन, एनर्जी का होगा, क्यों, काइनेटिक एनर्जी, के थोड़ी काइनेटिक एनर्जी है, कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट है वो तो, उसका थोड़ी होता है, क्यों नहीं होता, वो डायमेंशनलेस थोड़ी है, अभी तो हमने उसका डायमेंशन देखा था। डायमेंशनलेस कांस्टेंट होगा तो उसका नहीं होता है, बट इसका तो है डायमेंशन, हमने देखा ना अभी, क्या था इसका यूनिट, क्या था, न्यूटन पर मीटर। हाँ, तो बस उसके यूनिट पे से लगाओ, और क्या, उसका यूनिट था न्यूटन पर मीटर। कैसे, F इज इक्वल्स टू माइनस के एच बाई द हुक्स लॉ, तो K का यूनिट क्या आ गया, न्यूटन पर मीटर। तो न्यूटन का लगाओ, न्यूटन मतलब फोर्स है, और फोर्स इज इक्वल्स टू ma भी होता है। ओके, क्या है, ma, तो m मतलब मास 1, डन, खत्म। एक्सेलरेशन मतलब क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर मतलब लेंथ 1 एंड सेकेंड का स्क्वायर, लेकिन बाय नीचे है तो t माइनस 2 हो गया, टाइम का माइनस 2 हो गया, सेकेंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m, तो मतलब के L1। तो ये क्या हो गया है, न्यूटन पर मीटर, डन। ये न्यूटन पर मीटर, ये किसका है, न्यूटन पर मीटर, k के लिए हमने लिखा है, तो k का यूनिट क्या हो गया, m1 t माइनस 2। अब ये बोल रहे हैं k बाई m का क्या होगा, t माइनस 2, तो k है और डिवाइड बाई m करेंगे तो m1 हो जाएगा, तो k बाई m का t माइनस 2 ही होगा ना। तो ऐसे पूछ सकते हैं, ऐसे घुमा फिरा के कुछ भी। ओके, सो तुम्हें ऐसे भी बोल दे कि vm का निकालो, चलो डायमेंशन, तो क्या होगा, यस। ओके, सो ये जो है t माइनस 2 तो इसका है ही, और xm का क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट है, तो L1, दैट्स इट। ओके, सो द काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी, दैट्स इट। सो आगे देखते हैं, एंड वाइस वर्सा, हाउएवर द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो दिस इज ग्राफिकली, ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से, देखो क्या है, हमने जो वहाँ क्लिप में समझा था एग्जाम्पल पोटेंशियल एनर्जी का,
ओके, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो वही चीज़ हमने स्प्रिंग में समझी है। तो ये सपोज हमारा जीरो लेवल है, दैट इज E इज इक्वल्स टू से पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम। अब ये हमारा जीरो है, यहाँ से हम चले गए मैक्सिमम XM, तो XM पर गए मतलब वहाँ पे कौन सी एनर्जी मैक्सिमम थी, ये है जीरो। यहाँ से हम XM पे चले गए, कौन सी एनर्जी मैक्सिमम है, कौन सी एनर्जी है वहाँ पे, जल्दी, हाँ पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, और काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो XM पे देखो, XM पे पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। कि काइनेटिक एनर्जी भी पोटेंशियल एनर्जी का है। अब जैसे तुम पोटेंशियल एनर्जी से वापस जीरो तक आ रहे हो, तो ये जो मैक्सिमम थी वो डिक्रीज होती जा रही है और जीरो पे आते आते वो जीरो हो जा रही है। ओके, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और मैक्सिमम हो जा रही है जीरो पे आते आते। अब तुम कंप्रेस कर रहे हो, ये था। ओके, अब कंप्रेस किया, तो कंप्रेस किया मतलब क्या किया, यहाँ पर क्या कर रहे हो, वापस पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। ओके, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो ना, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। सो बढ़ तो रही है पोटेंशियल एनर्जी, कहाँ गया अभी, ओके ये रहा, अभी तो बढ़ तो रहा है। ओके, लाइक दिस, ये बढ़ गया, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में है, पोटेंशियल एनर्जी ऐसे बढ़ रहा है, इसके ऑपोजिट बढ़ रहा है, ये साइड बढ़ा था, ये साइड बढ़ रहा है। ओके, डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, नेगेटिव। ओके, तो ये यहाँ बढ़ गया, ये जब मैक्सिमम हो गया, यहाँ से मैक्सिमम हो गया, अब यहाँ से जाएगा जीरो की तरफ, तो ये कम होता जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, अगेन बढ़ती जाएगी। तो यहाँ से अगर जीरो की तरफ जाए तो ये कम होता गया और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी देखो, यहाँ से जाएंगे तो भी मैक्सिमम एट जीरो, यहाँ से जाएंगे तो भी मैक्सिमम एट जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी देखो, यहाँ से जाएंगे तो भी ऊपर जाने के मतलब वहाँ जीरो से तुम जितना दूर जाओगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, जीरो से जितना दूर जाओगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। वही चीज़ समझा। ग्राफ ऐसे तुम ऐसे करके ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दो, लेकिन कहने का मीनिंग यहाँ वी, यहाँ की और यहाँ वी लिख दिया ना तो पूरा गलत हो जाएगा। ओके, तो समझ के अंडरस्टूड, ये पूछा जाता है कि ड्रॉ करो एक मार्क में, इतना सही बस। ओके, सो एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, टोटल मैकेनिकल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ड्रॉ करो। और ऐसा पूछा जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ड्रॉ करो। तो सभी केस में हमें ग्राफ यही ड्रॉ करना है। अंडरस्टूड। ओके, वर्डिंग कोई भी हो, एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट या फिर पोटेंशियल एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट एंड काइनेटिक एनर्जी, बट ग्राफ ये ड्रॉ करना है। डन। ओके, तो ये था हमारा पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट एंड उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन केस ऑफ स्प्रिंग फोर्सेस। दो थियरी हमने देखी, ये दूसरी थियरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। यहाँ तक का क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ तक का पोटेंशियल एनर्जी, और ये जो वी डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी है वहां से क्या स्टार्ट हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बॉब वाला एग्जांपल करा दिया, नहीं बाकी है। ओके, सो दिस इज कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अंडरस्टूड। ओके, सो ये दो थियरी हमने डिस्कस की। अब नेक्स्ट आगे की थियरी डिस्कस कर रहे हैं। सो नाउ आगे हमारे चैप्टर में इतनी ज़्यादा, हाँ मतलब यस, पावर डिस्कस करना बाकी है, वर्क, एनर्जी एंड नाउ पावर। ओके, सो ये डिस्कस किया हमने, याद रखना। हाँ, यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ, ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है ना, यहाँ तक का क्या है हमारा थियरी, पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग फोर्स, और उसके बाद ये थियरी कौन सा है, कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। दिस थियरी यहाँ से वी डिफाइन से स्टार्ट हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, वो लास्ट तक, यहाँ तक वही थियरी है। ओके, टू थियरीज आर देयर। देन नेक्स्ट वी विल डिस्कस से यस से वेरियस फॉर्म्स। ये क्या हो गया, डिलीट हो गया है क्या? वेरियस फॉर्म्स वाला तो निकल गया है। ओके, हमारी बुक में जो ये है ना, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, दैट इज डिलीटेड, नहीं
ओके, सो कहने का मीनिंग क्या है, देखो एक दो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो लिख लो ऐसा हो तो। मैं बोल रहा हूँ इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, in an isolated system total energy is conserved, total energy is conserved। isolated system में total energy conserved रहेगी, वह चाहे कोई भी फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो, कंजर्वेटिव हो तो भी और नॉन कंजर्वेटिव हो तो भी, बट किसकी बात चल रही है, आइसोलेटेड सर सिस्टम, टोटल एनर्जी कंजर्व, ओके, मतलब कांस्टेंट रहेगी। तो ये तो फर्स्ट लॉ ही हो गया ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो टोटल एनर्जी कंजर्व्ड ही रह गई। ओके, सो आइसोलेटेड सिस्टम में, आइसोलेटेड का मीनिंग क्या है कि वहां पर मास और एनर्जी का कोई इंटरेक्शन नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, 3 सिस्टम्स आर देयर। जो क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या, ना मास का एक्सचेंज अंदर बाहर हो रहा है और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, जैसे कि हम ये रूम में बैठे हुए हैं। ओके, तो अभी ये सिस्टम क्लोज्ड है, ओपन है या आइसोलेटेड है, तो क्लोज ओपन तो समझा नहीं है तुमने, इसको आइसोलेटेड बोल सकते हैं क्या, उसका डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ क्या, ना मास का इंटरेक्शन होना चाहिए बाहर एनवायरनमेंट के साथ और ना ही एनर्जी का इंटरेक्शन होना चाहिए एनवायरनमेंट के साथ, तो हम बोल सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो क्या ये रूम अभी आइसोलेटेड है या नहीं, नहीं, क्यों, वहाँ पे स्पेस है ना। अच्छा वो स्पेस को बंद कर देते हैं, चलो तो वो जो स्पेस है उसको बंद कर देते हैं, तो एसी है ना। एसी भी है, हाँ, एसी से कहा क्या हो रहा है, एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है। ओके, हॉटनेस बाहर जा रही है, मतलब जो वेपर है, मॉइस्चर है वो बाहर जा रही है एंड एयर कंडीशन हो रही है, एयर क्या हो रही है, कंडीशन हो रही है, जो गर्म हवा है वो ठंडी हो रही है। ओके, सो आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, लेकिन आइसोलेटेड मतलब क्या, एकदम टाइटली पैक, जैसे तुम वैक्यूम टाइट नहीं, वो कंटेनर्स होते हैं, मतलब अंदर हवा ना जाए, बिगड़े ना, वैक्यूम टाइट खाने, मतलब खाने पीने की चीज़ों भी कई कई बार ऐसे इतना टाइटली पैक्ड होता है कि अंदर एयर जा ही ना सके, नहीं, जैसे हम वो खाने वो क्या पढ़े थे हम 10th में, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिलअप किया जाता है, हमने पढ़ा था ना 10th में। ओके, तो क्या हो जाएगा अगर नहीं भरेंगे तो, वो रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ। उसको बोलते क्या है, क्या बोलते हैं? ये अपना एक मिनट सर, हाँ, कोरोजन वो के साथ था रेंसिड हो जाएगा, रेंसिडिटी बोलते हैं उसको, और वो रेंसिड हो जाएगा। ओके चलो, सो दैट इज दैट, टोटल आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व। अगर हम बात करें सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स की, देखो अभी ध्यान से, आइसोलेटेड सिस्टम जो है उसकी टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, चाहे उसमें कोई भी फोर्स हो, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। डन। अब क्या बोल रहा हूं कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस ही है तो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, मतलब सम ऑफ द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, ये दूसरा। थर्ड, अगर कंजर्वेटिव नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो, सो इन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एनर्जी may be transferred from one form to another form। 3 सेंटेंस याद रह गए, क्या बोला मैं, पहला आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, दूसरा इफ फोर्सेस इन्वॉल्व्ड आर ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस देन टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, एंड तीसरा द फोर्सेस इन्वॉल्व्ड आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, तब तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, तो कहां चली जाएगी, देन एनर्जी मे बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। डन। ओके, 3 सेंटेंसेस लिख तो लिए होंगे तुमने, बट समझना भी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया है? यस। ओके, सो ये 3 सेंटेंसेस
नाउ और क्या बोल सकते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में तो हम वो तो नहीं पढ़ रहे हैं, बट कहने का मीनिंग क्या है एनर्जी, जैसे हमने हीट पढ़ लिया, हमने वर्क पढ़ लिया, ओके वर्क एनर्जी, एंड अभी पावर पढ़ने वाले हैं। जैसे हम रब को क्या करते हैं, हैंड रब करते हैं, तो कैसे हमें हमारे हाथ गर्म गर्म हो जाते हैं, हीट जनरेट हो जाती है, ओके तो एक फॉर्म का दूसरे फॉर्म में कन्वर्शन हो गया। ओके मैच स्टिक जलाते हैं तो क्या ऐसे ऐसे स्पार्कल होता है, तो स्पार्कल हो रहा है मतलब अगेन हीट इज जनरेटेड, तो वहाँ जो एनर्जी थी केमिकल फॉर्म में वो कन्वर्जन हो गई से हीट में, ओके तो ट्रांसफर हो रहा है। ओके देन से कोई भी न्यूक्लियर एनर्जी लो, तो न्यूक्लियर एनर्जी में देखो सिंपली एकदम मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, तो कितने छोटे कितने मतलब माइक्रोन में और नैनो पार्टिकल्स में भी अगर उनका फ्यूजन हो तो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। हमारा ये जो हमारा गुजरात का न्यूक्लियर पावर प्लांट है काकरापारा, ओके दैट न्यूक्लियर पावर प्लांट इज नाउ वर्किंग ऑन इट्स फुल कैपेसिटी, ओके अब स्टार्ट हो गया है। तो क्यों, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन तो नहीं बट से एनर्जी प्रोडक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अब हमें डेवलप्ड कंट्रीज के रेस में आना है ना, कैटेगरी में आना है। हम अब तक नहीं कर रहे थे क्यों, क्योंकि हमारे पास इनफ अमाउंट ऑफ कोल है। आज भी हम कितना प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कोल से करते हैं, उसके बाद कितना प्रोडक्शन हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से कर रहे हैं, उसके बाद हमने ढूंढ लिया सोलार, तो कितने मतलब वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट सोलार पार्क्स हैं वो इंडिया में है, लार्जेस्ट वर्ल्ड के पूरे वर्ल्ड के लार्जेस्ट सोलार पार्क्स जो है वो इंडिया में है। ओके बड़े बड़े राजस्थान में देखो, नर्मदा जो हमारी क्या बोल सकते हैं बैरेज तो नहीं, कैनाल, नर्मदा कैनाल जो है हमारी, जो सरदार सरोवर हमारा जो डैम है, ओके वहाँ से डायरेक्टली वो कैनाल जाती है सिर्फ वो डायरेक्टली नॉर्थ गुजरात एंड राजस्थान तक। तो वो जो कैनाल जाती है वो कैनाल के ऊपर भी सोलर पैनल है, सोचो। तो कैनाल के ऊपर सोलर पैनल, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो रही है एट द सेम टाइम, जो बहुत सारा पानी इवॉपरेट हो जाता था, क्योंकि पानी तो ओपनली रहता है कैनाल में, तो इवॉपरेशन कम हुआ, पानी जितना पहुंच रहा था उससे ज्यादा पहुंचने लगा, और वो स्पेस का तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अरे नहाने वाने गए डूब गए, इससे अच्छा है सोलर पैनल ही लगा दे, कोई जाएगा भी नहीं अंदर, लाइक दैट। तो सोचो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, पानी की भी बचत हो गई, सेव हो गया। ओके सो दैट इज द मोटो, दैट शुड बी द मोटो ऑफ अस, कि कुछ भी करके कैसे हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करें, और कुछ भी करके कैसे हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी सेव भी करें। ओके सो न्यूक्लियर एनर्जी, सन के बारे में देखा तो देखो सन में कितनी केमिकल रिएक्शन कंटिन्यूअसली हो रही है, और हमें कितने मतलब करोड़ एंड करोड़ ऑफ इयर्स से हमें लाइट दे रहे हैं। मतलब जो कंजम्पशन हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, सोचो कितनी गर्मी लगती है। तो सोचो हमें यहाँ इतनी दूर, ओके इतने लैक्स एंड करोड़ किलोमीटर दूर इतनी गर्मी लग रही है, सोचो वहाँ क्या हो रहा होगा। ओके हाँ आदित्य एलवन, वो तो हमें पता ही है कि वहाँ कितनी एनर्जी है। ओके बट जस्ट इमेजिन कि वहाँ की मतलब हीट इतनी ज्यादा है, ओके और कितना कंबशन रोज हो रहा है। तो कंबशन होगा, हम कुछ भी जलाएंगे तो हीट तो प्रोड्यूस होगी, साथ साथ में लाइट भी प्रोड्यूस होगी। जैसे कैंडल है, लैंप है, हमारा गैस स्टव है, तो भाई हीट तो दे रहा है, साथ साथ में अंधेरे में हाँ दिख रहा है, देखो गैस स्टव यहाँ पे है, दिया यहाँ पर है, ओके तो लाइट भी देता है। तो सोचो करोड़ एंड करोड़ ऑफ इयर्स से, मे बी 10⁹ ईयर्स, 4.5 into 10⁹ ईयर्स सन की एज है अभी। 4.5 into 10⁹ ईयर्स, 10⁷ में करोड़ होता है, उसके बाद भी 2 जीरो है। ओके सो इतने करोड़ ऑफ इयर्स से वो जल रहा है, और वो लाइट हम ले रहे हैं कंटिन्यूअसली। हम बोलेंगे नहीं सर 12 घंटे नहीं लेते वो नहीं, वो हम नहीं लेते क्योंकि दूसरे साइड चले जाते हैं, वो तो कंटिन्यूअसली ही दे रहा है। ओके लाइक दैट। सो ये सारी डिफरेंट एनर्जीज है। अब हम बात करने वाले हैं पावर की। ओके सो पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क, और रेट ऑफ एनर्जी इज पावर। ओके राइट डाउन, रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ एनर्जी इज पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क हम 10th में पढ़े थे, P = W/T इलेक्ट्रिसिटी,
नाइन्थ में भी पढ़े थे, यस। सो रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ एनर्जी इज पावर, ओके। सिर्फ एक ही याद मत रखना, रेट ऑफ डूइंग वर्क, दूसरा भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो अ पावर। जैसे कि रेट, अब देखो हमने पढ़ लिया वर्क, हमने पढ़ लिया एनर्जी, अब पावर की बात कर रहे हैं, तो इसमें है क्या? इसमें कहना ये चाह रहे हैं कि वर्क डन तो तुम कर रहे हो, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क डन किया, एनर्जी कंज्यूम हुई और तुम्हें कुछ वर्क भी मिला, बट हमने क्या एग्जांपल लिया था, यहाँ दूध लेने जाने वाला, हाँ ओके। तो हम दूध लेने गए, ओके, पहले तो एनर्जी थी, तभी मैंने बता दिया था डे टू डे लैंग्वेज में हम कैसे डिफाइन करते तीन टर्म्स को, ओके। तो पावर को हमने कैसे डिफाइन किया था, कितने फास्ट में तुम जाके आ जाते हो, ओके। सो दैट इज रेट, रेट मतलब क्या, टाइम, पर टाइम। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब कितने टाइम में ये तो तुम वर्क कर रहे हो, यहां से गए, जब वहां से दूध लेके वापस आ गए तो वर्क किया, तो दूसरे बंदे ने भी यहां से गए, वहां गए, फिर वापस आ गए, ओके। बट इसने फास्ट किया, 2 मिनट में आ गया, ये 7 मिनट्स ले लिए सपोज, तो उसका पावर ज्यादा है, उसका क्या है, पावर ज्यादा है। दैट इज द डेफिनेशन। रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क फास्ट किया पर टाइम, और से एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन जैसे कि तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, तो सपोज तुम कोई बंदा डेली 1 घंटा एक्सरसाइज कर रहा है और पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैलोरी बर्न कर रहा है, और उस वहीं कोई दूसरा बंदा 2 घंटे एक्सरसाइज कर रहा है, फिर भी सेम अमाउंट ऑफ कैलोरी ही बर्न कर रहा है, उसके जितनी ही। तो ये 1 घंटे काम कर रहा है, 1 घंटे जिम कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, जिम इन द सेंस एक्सरसाइज कर रहा है, और पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैलोरी बर्न कर रहा है, एनर्जी, कैलोरी वो भी यूनिट है किसका, एनर्जी का। सो पर्टिकुलर एनर्जी बर्न कर रहा है, और दूसरा बंदा 2 घंटे एक्सरसाइज करके उतनी ही एनर्जी बर्न कर रहा है, दैट मीन्स उसका रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, लेकिन यहाँ पे क्या, रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन उसका ज्यादा है, ओके। रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन और रेट ऑफ एनर्जी लॉस, यहाँ पे तो एनर्जी का लॉस हो रहा है ना, ओके, क्योंकि हम कंज्यूम करेंगे तो हमारे पास से तो एनर्जी चली जाएगी, भूख लगेगी ना फिर, ओके, लाइक दैट। तो रेट ऑफ एनर्जी लॉस और रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन क्या हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो पावर। डन। उसका यूनिट हम पढ़ चुके हैं 10th में, क्या है, जूल, पावर का वॉट, यस, ओके। वैसे ही हमने बोला, क्या बोला, रेट ऑफ डूइंग वर्क और से वर्क डन पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, सो वर्क डन का यूनिट जूल और टाइम का यूनिट सेकंड, सो जूल पर सेकंड दैट इज इक्वल्स टू वॉट। और जूल को भी हम तोड़ सकते हैं, कैसे, न्यूटन इंटू मीटर। वर्क डन क्या था, वर्क डन जूल था, तो वर्क डन क्या है, एफ इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का क्या है, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का क्या है, मीटर। तो जूल लिखो या न्यूटन मीटर लिखो, दोनों सेम ही है। वर्क डन लिखा हमने, वर्क डन इज इक्वल, वर्क डन का यूनिट जूल, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी है, तो फोर्स का न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर है, तो न्यूटन इंटू मीटर इज इक्वल टू जूल, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। समझ में आ रहा है ना, हाँ चलो थोड़ा पावर बढ़ाओ। ओके चलो, सो ये हमने बात की। अब ये जो हम बात कर रहे हैं कि इतना वर्क किया इन इतने टाइम में, मतलब दूध लेने गए 2 मिनट में, दूध लेने गए 10 मिनट में, मतलब पर्टिकुलर टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है दैट इज द एवरेज पावर। ये जो पावर मिलेगा हमें कौन सा मिलेगा, एवरेज पावर, दैट पी एवरेज लिखते हैं हम उसको, क्या लिखते हैं, पी एवरेज, AV। तो पी एवरेज इज इक्वल्स टू से W/T, ओके। लेकिन अब हम बोले कि भाई ये वही टाइम पे, मतलब मैं बोल रहा हूँ वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो मैंने सपोज दूध लेने गया, तो मैं गया और आया, मैंने से एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी मतलब मान लो मैंने 2 मिनट में से 50 कैलोरी बर्न कर दी, 2 मिनट में कितनी कैलोरी बर्न कर दी, 50 कैलोरी बर्न कर दी। तो 50 कैलोरी जूल मान लो, ये 1 जूल मान लेते, 1 जूल बहुत ज्यादा होता है, बट 1 जूल कैलोरी बर्न कर दी हमने कितने टाइम में, 2 मिनट्स में। सो जूल पर सेकंड आ गया पावर, ओके। तो 2 मिनट में मैंने 1 जूल कैलोरी बर्न, 1 जूल एनर्जी बर्न की, 2 जूल और कैलोरी बोल रहा हूँ,
2 मिनट में मैंने 1 जूल एनर्जी बर्न की और से कंज्यूम की, मेरे पास जो खाना खाया था उसकी। ओके, 2 मिनट में 1 जूल एनर्जी कंजम्पशन। तो मैं बोलूं अच्छा 1 मिनट में कितने है? वही केस वापस वो साइकिल लेके चिराग जा रहा था, कहीं घर जा रहा था कहीं, वही हमने पहले पढ़ा था वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वैसे ही इंस्टेंटेनियस पावर कि भाई 2 मिनट में तुमने 1 जूल कंप्लीट कंज्यूम कर ली, लेकिन पर्टिकुलरली से 1 मिनट एंड 10 सेकेंड पर तुमने कितनी कंज्यूम की थी। तो एक पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात करें हम तो दैट इज इंस्टेंटेनियस पावर। सिंपल है। ओके, पर्टिकुलर जगह की बात करें तो मतलब अब देखो, अब यहाँ पे करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पूरा टाइम इंटरवल है और हमें एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल तो डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, इससे पहले हम इंटीग्रेशन करते थे, लेकिन हमारे पास पूरा टाइम पीरियड है भाई, 2 मिनट है पूरी और पूरा 1 जूल कंज्यूम किया है। बट मुझे चाहिए कि भाई 1 मिनट के बाद एग्जैक्ट 1 मिनट जब हुई तब तुमने कितनी कंज्यूम की, तो दैट इज डिफरेंशिएशन। डन। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सो दैट इज इंस्टेंटेनियस। देखो यहाँ पर द इंस्टेंटेनियस पावर इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज पावर एज टाइम अप्रोचेस टू 0। क्या लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, लिमिट भी हमने देख लिया है। ओके, मैंने बताया था मेनली जो कंसेप्ट यूज होते हैं मैथ्स के फिजिक्स में, दैट इज लिमिट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। सो क्या बोल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस पावर कैसे डिफाइंड होता है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज पावर, मतलब जो एवरेज पावर है उसकी लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू मतलब मैंने लिमिट कर दिया ना, अब मैं 2 मिनट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं पर्टिकुलर यही मिनट में। तो मैंने जैसे हमने वो पहले किया था वैसे, पहले 2 मिनट, फिर 2 मिनट के बाद मैंने बोला नहीं 1 ही मिनट, 1 मिनट के बाद आधे मिनट, आधे मिनट के बाद से 1 सेकंड पे आ गया मैं डायरेक्टली, मतलब 120 सेकंड की बात चल रही थी और मैं आ गया डायरेक्टली किस पे, 1 सेकंड पे। मतलब मैं टाइम को क्या करता जा रहा हूं, कम करता जा रहा हूं ना। तो से टाइम अप्रोचेस टू 0, लिमिटिंग वैल्यू, वो तो कंसेप्ट हमने पढ़ लिया था लिमिटिंग का। सो टाइम अप्रोचेस टू 0, टाइम इतना ज्यादा 120 सेकंड 2 मिनट्स नहीं रह रहा है, अप्रोचेस टू 0 पर्टिकुलरली 1 सेकंड पे। 1 सेकंड मतलब 120 से तुम 1 पे आ रहे हो, मतलब क्या, अप्रोचेस टू 0, डिक्रीज हो रहा है। So instantaneous power is nothing but limiting value of average power as time approaches to 0. Now, so therefore P is equals to dW by dt. समझ में आ गया, सिंपल है। ओके, देन अब क्या करेंगे हम, वर्क डन की वैल्यू डालेंगे। सो द वर्क dW डन बाय अ फोर्स फॉर अ डिस्प्लेसमेंट dr, डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx नहीं लिख रहे हैं हम, क्या लिख रहे हैं, dr। So dr is f dr. The instantaneous power can also be say f into dr था तो f into, ये कंफ्यूज मत हो जाओ, ये जो हमारा है उसी में हमने क्या किया, d by dt ऑफ वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dx, और उसी को मैंने लिखा d by dt ऑफ से f into से dr। डन। ओके, सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट डबल हो गया। ओके, dw ऑलरेडी है तो ये d तो यहाँ पे है ही, मतलब कि क्लीन। ओके, इसका मीनिंग क्या है कि d by dt ऑफ वर्क डन दैट इज फोर्स इनटू से डिस्प्लेसमेंट मैंने ले लिया है x। डन। अब ऑलरेडी d by dt है तो मैंने बोल दिया कि से ये d यहां दे रहा हूं तो f इंटू एक्स को लिख रहा हूं r, और इसको मैंने दे दिया ये d, और डिवाइड बाई dt तो था ही। समझ में आया, ये d by dt, ये यहां पे मैंने क्या किया है, सिर्फ w की वैल्यू रखी है f इंटू एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप में मैं सिर्फ लिख रहा हूं x की जगह r। डन, ये नेक्स्ट स्टेप। अब क्या कर रहा हूं, ये d डिफरेंशिएशन को डिस्प्लेसमेंट के साथ, क्योंकि फोर्स का थोड़ी डिस्प्लेसमेंट लेने वाला, डिफरेंशिएशन लेने वाला हूं मुझे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है वो चाहिए। ओके, सो से dr अंदर चला गया, f बाहर है, dt तो नीचे था ही, तो dt तो नीचे था ही। अब इसको ऐसे ना लिख के इनको एक साथ में लिखते हैं dr by dt, तो वो इन्होंने लिखा हुआ है। डन, सिंपल। dr by dt मतलब डिस्प्लेसमेंट का क्या, डिफरेंशिएशन, तो वो वेलोसिटी होती है। फिर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
क्या? एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, एक्सीलरेशन, वो सब हमने पढ़ लिया ना स्टार्टिंग में. सो ये dr by dt को क्या लिख दिया, वेलोसिटी. सो देयरफॉर पावर इज नथिंग बट f into v, where v is the instantaneous velocity when the force is f. सो पावर का ये फॉर्मूला भी याद रखना, f into v. ये हम नहीं पढ़े थे पहले. ओके, सो पावर इज व्हाट, f into v. लेकिन ये कौन सा पावर है, इंस्टेंटेनियस पावर है ये. Instantaneous. यस. ओके, सो पावर लाइक वर्क एंड एनर्जी, ये सब तुम कर लोगे अब नाउ. हाँ, एक और यूनिट है, वॉट तो है ही, एक और यूनिट है, दैट इज दी एचपी, हॉर्स पावर. क्या है, हॉर्स पावर. ओके, तो हॉर्स पावर मतलब क्या, 1 हॉर्स पावर 1 एचपी इज इक्वल्स टू 746 वॉट. ओके, और फिर तो बाइक में होती है, गाड़ी में होती है. हाँ, जैसे कि घर में तुम्हारी पानी की मोटर होगी तो उसकी कैपेसिटी एचपी में होगी. ओके, जो तुम बाइक में बोल रहे हो दैट इज ब्रेक हॉर्स पावर, बीएचपी. ओके, अब बी लिखते नहीं है कभी कभी, लेकिन दैट इज बीएचपी, ब्रेक हॉर्स पावर. मतलब कहने का मीनिंग क्या है कि पर्टिकुलर टाइम में तुम कितना पावर प्रोड्यूस कर सकते हो, मतलब कि पर्टिकुलर टाइम में तुम कितना वर्क डन कर सकते हो, वही चीज आएगी. ओके, तो उसे नहीं बोलते कि भाई ये बाइक 0 to 60 किलोमीटर पर आवर 5 सेकंड में जाती है, लाइक दैट 6 सेकंड में जाती है. 0 to 60 मतलब ऐसे ऐसे गए. ओके, तो 5 सेकंड में तो वो पहुंच जाएंगे 0 to 10 20 30 40 50 से 5 सेकंड में तो 50 की स्पीड पे पहुंच गए वो. ओके, सो दैट इज पावर, दैट इज ब्रेक हॉर्स पावर. वो अलग इन द सेंस अलग नहीं है, यही चीज है, बट हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं. ओके, वो भी एक तो मैकेनिकल डिवाइस ही और कुछ नहीं. ओके, सो 1 HP is equals to 746 किलोवाट में लिखना हो तो कितना हो जाएगा, 0.746 किलोवाट. ओके, इंटू 10⁻³ करेंगे. ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 10⁻³ वाट. ओके, न्यूमेरिकल में ये सब कन्वर्जन करना आ सकता है. दैट्स इट. ओके, सो यस, और एक चीज जैसे देखनी थी, जैसे कि मैंने बोला कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, वैसे ही मैंने बताया था रेट ऑफ एनर्जी इज आल्सो पावर, जिसका मीनिंग है कि सपोज 10 जूल ऑफ वर्क डन इन से 10 सेकेंड, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम बोला ना, 10 जूल ऑफ वर्क डन इन से 10 सेकेंड, वैसे ही से 10 जूल ऑफ एनर्जी यूज्ड इन 10 सेकेंड. ओके, रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ एनर्जी इज आल्सो पावर. सो 10 जूल ऑफ वर्क डन इन 10 सेकेंड, तो वो पावर है. 10 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, दैट इज आल्सो पावर. एग्जांपल सिर्फ दे रहा हूं, वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है, कितना फास्ट जा रहे हैं, वही पावर है. अंडरस्टूड. ओके, नाउ स्लोप ऑफ वर्क डन एंड टाइम ग्राफ गिव्स पावर. ओके, क्या गिवन है, स्लोप. देखो, जैसे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ क्या दे रहा था हमें, वर्क डन, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है उसका स्लोप हमें दे रहा, स्लोप, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ और उसका स्लोप हमें क्या दे रहा था, वर्क डन. वैसे ही वर्क डन और टाइम है उसका ग्राफ ड्रॉ किया और उसका स्लोप तुमने फाइंड किया. ये वर्क डन क्या था, पूरा का पूरा एरिया अंडर था. हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, स्लोप की बात कर रहे हैं. ये पूरा का पूरा एरिया था, कल हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, याद हो तो. ओके, वो ट्रेपेजियम और वो वाला. सो दैट इज एरिया, पूरा का पूरा जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एंड एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, दैट विल गिव यू वर्क डन. अब मैं क्या बोल रहा हूं, स्लोप ऑफ वर्क डन टाइम ग्राफ गिव यू पावर. पावर. ओके, स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ गिव्स पावर. देन अंडरस्टूड. ओके, एक सेंटेंस बस, दैट्स इट. यहाँ पर यही हमें पढ़ना है पावर में. और आगे है हमारा कोलिजन, ये रहा लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर. सर इसमें दो कोलिजन रहना है, इलास्टिक और इलास्टिक. और तीसरा भी है कंप्लीटली इनइलास्टिक. अभी देखते हैं. ओके, सो पानी भी ले क्या, पी लेते हैं.
नहीं नहीं है। लाओ ए ज़ॉम्बी ए ज़ॉम्बी ए ज़ॉम्बी समोसा खा रहा है So please keep quiet and keep your power inside. Okay? Karate. पागल तो मेरे को पेन खत्म हो गया इसलिए मैं उसलिए क्या उठ रही है? अरे मैं मजाक कर रहा था तुम्हें मुझे और मैम को 5 साल हो गए साथ में। मुझे आज पता चला मैम बहुत ही अच्छा नींबू पानी बनाते हैं। इतना अच्छा बनाते तो मैं रोज पी लेता। सर ओके जैसे बुक नहीं नहीं हाँ कल कर लेना, अभी और एक ट्राई में मार लूंगा देख ढूंढने में, फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं क्यों है, तब तो खत्म हो गया काम। मतलब एक तेरा नहीं पढ़ूंगा तो क्या कर मैं अभी भी बोल रही हूँ ट्रायल था में से किसी को एक बार पूछ लेना फिर वो लोग जेडब्ल्यू नहीं बनना। हाँ तब तक तो मिल ही जाएगी, तब तक तो ले लो। कब तक जेडब्ल्यू उनकी नीट आए तब तक तो ले लो 11th की बुक। पर जेएलबी जल्दी आएगा 2 महीने में। क्या क्या अभी आ रहा है नवंबर क्या? जेडब्ल्यू का फर्स्ट अटेम्प्ट नवंबर में आ रहा है, इतना जल्दी आ रहा है इस बार। नवंबर दिसंबर में है तो 12 साल है तो 12 साल में चलो चलो आगे डिस्कस करते हैं कोलिजन। ओके अथड़ामन कौन सा मन अथड़ामन कोलिजन। ओके चलो टकराव टकराव। हाँ तो टकराव टालिए, हम गए थे वहां पे, तुम नहीं आए थे, हम गए थे। हाँ टकराव टालिए, टालिए मतलब रोकिए रोकिए मतलब वो टालिए। टालिए कहाँ जा रहे हैं टकराव टालिए। ओके क्या था, यही था अवॉइड क्लैशेस। ओके अच्छा चलो कोलिजन्स। तो कोलिजन्स हमें देखना है, हमें टालना नहीं है, हमें तो कलर ही देना है। ओके
चलो तो कोलिजन्स 3 टाइप कोलिजन्स मतलब वही अभी जो हमने इतना कुछ किया 2 मिनट में. ओके सो दैट इज कोलिजन्स. नाउ 3 टाइप के कोलिजन्स हमें पढ़ने हैं. ओके कौन कौन से 3 टाइप के कोलिजन्स पढ़े इससे पहले 1-2 सेंटेंस लिख लो. टोटल लीनियर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व. टोटल लीनियर मोमेंटम is always conserved. Total linear momentum is always conserved. Total, second sentence, total kinetic energy may not always conserve. Total kinetic energy may not always conserve. देखो कहने का मीनिंग क्या है यहाँ पर. पहला सेंटेंस टोटल लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व. तो ये तो हमने पढ़ लिया है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि मोमेंटम बिफोर एंड मोमेंटम आफ्टर विल बी व्हाट सेम और से कंजर्व. ओके मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व कर दिए है. वो बंदूक वाला न्यूमेरिकल ये वो कितने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए. ओके सो मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर विल बी सेम. तो वो पहला सेंटेंस समझ में आता है. दूसरे में क्या बोल रहे हैं भाई भले ही मोमेंटम कंजर्व रह रहा हो बट काइनेटिक एनर्जी मे नॉट बी कंजर्व. क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का कुछ और फॉर्म में कन्वर्जन हो गया तो और फॉर्म में कन्वर्जन नहीं हुआ काइनेटिक का काइनेटिक में ही रहा फिर भी कंजर्व ना हो. क्यों? कहीं पे वेस्ट हो गई. कहाँ वेस्ट हो गई? कोलिजन. ओके सो द प्रूफ दैट इन कोलिजन एनर्जी इज वेस्टेड. Therefore टकराव टालिए. ओके चलो. ओके एनर्जी वेस्टेड नहीं करनी है. चलो चलो यहाँ सबको बोल रहा हूँ मैं. तुम zoomy क्या कर रहे हो? लड़ रही थी. किसके साथ? अकेली लड़ रही थी. मेरे साथ लड़ रही थी. क्यों zoomy क्या हुआ? वो मारने को आई थी. वो तो मैंने बोला अब उनको अपनी पावर अब मैं सच में खड़ी हो तो मारना. सर उंगली करेगा तो मार ही खाएगा. चलो हाँ सो समझ में आ गए 2 सेंटेंस. काइनेटिक एनर्जी शायद ना भी हो. क्यों? क्योंकि एनर्जी लॉस हो जा रही है. कहाँ लॉस आ जा रही है? कोलिजन के अंदर एनर्जी लॉस हो जा रही है. तो मोमेंटम तो कंजर्व्ड है कांस्टेंट रहेगा बट काइनेटिक एनर्जी मे नॉट रह सकती है. ऐसा नहीं रह सकती वो भी रह सकती है बट मे नॉट हमेशा ऑलवेज वाली बात यहाँ पे एप्लीकेबल होगी नहीं. तो कोलिजन बेस्ड एग्जांपल जो बचपन से हमें पता है कैरम. ओके सो जैसे ही हम ऐसे स्ट्राइकर से मार रहे हैं तो हमने एनर्जी दी स्ट्राइकर को. स्ट्राइकर के पास काइनेटिक एनर्जी आ गई. वो आगे गया और उसने कॉइन को मारा तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो उसमें चली गई और अब वो जा रहा है कहीं और कॉइन. ओके डन. तो अब ऐसा भी नहीं है. कई केस में ऐसा हो जाता है जब हम मार रहे हैं स्ट्राइकर चला गया. स्ट्राइकर ये कॉइन है. कॉइन पे स्ट्राइकर ऐसे लगा और स्ट्राइकर ऐसे चिपक गया वहीं के वहीं. जैसे ही टकरा हुआ ना वहीं पे चिपक गया एंड देन मतलब हुआ क्या सारी की सारी स्ट्राइकर की एनर्जी कहाँ चली गई? कॉइन में चली गई. कुकी बोलते हैं जिसे हम कॉइन. ओके उसमें चली गई. अब हाँ गिट्टी कुकी ओके और कॉइन. ओके सो वो पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी किसके पास है? कॉइन के पास है. अब वो मूव करेगा. ये केस होता है. दूसरा केस ऐसा होता है मारा तो लगा कॉइन को एनर्जी मिली. वो कॉइन स्टॉप था पहले रेस्ट पे था. अब कॉइन को एनर्जी मिली और वो मूव करने लगा लेकिन स्ट्राइकर भी वहां चिपक नहीं गया. स्ट्राइकर भी ऐसे यहां से ऐसे कहीं और जा रहा है. शायद घुस गया वहां पे तो फाइन भरना पड़ेगा. ओके ओके सो ऐसा होता है. दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी उसने दे दी कॉइन को या तो फिर थोड़ी दी और थोड़ी अपने पास रख के कहीं और घूम रहा है वो. डन. ये सारे केस होते हैं तो वही सब हमें कोलिजन में देखना है. ओके हाँ हाँ ये बात हम बाद में करेंगे. ओके तो हाँ सो 3 टाइप्स के कोलिजन्स हैं. कौन कौन से? इलास्टिक कोलिजन्स, इन इलास्टिक कोलिजन्स, लेकिन उससे पहले भी बीच में है
कंप्लीटली इन इलास्टिक कॉलिजन्स, कहाँ गया, हाँ ये रहा, कंप्लीटली इन इलास्टिक कॉलिजन्स एंड इन इलास्टिक कॉलिजन्स। ओके, फिर से बोल रहा हूँ, इलास्टिक कॉलिजन्स, 3 टाइप के कॉलिजन्स हमें पढ़ने हैं, इलास्टिक कॉलिजन्स, कंप्लीटली इन इलास्टिक कॉलिजन्स एंड इन इलास्टिक कॉलिजन्स। सो जो हमारे इलास्टिक कॉलिजन्स है, इलास्टिक कॉलिजन्स मतलब कि जस्ट लाइक इलास्टिक वो उस दिन नहीं बताया था, इलास्टिक फोर्सेस। ओके, आज तो जीन्स पहना है। सो इलास्टिक मतलब क्या, उसके पास अपने फोर्सेस है, उसका फोर्स वापस जहां जैसे हमने उसको खींचा वो वापस स्प्रिंग के जैसे वापस चला जा रहा है अपने रेगुलर पोजीशन पे। ओके, तो उसमें क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, टोटली कंजर्व। ओके, तो सिंपली ये मैं तुम्हें ऐसे फंडा ही ऐसे बिठा दे रहा हूं, फिर तुम डेफिनेशन तो ऐसे ही लिख दोगे। इलास्टिक कोलिजन्स मतलब क्या, जिस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो जाए। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, कंजर्व हो गई। जैसे इलास्टिक है तो इलास्टिक में कैसे है, काइनेटिक एनर्जी मतलब उसकी जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। अगर वो कंजर्व नहीं रहती तो तुमने ऐसे इलास्टिक खींचा तो वो खींच का ही रहेगा, फिर वापस आएगा ही नहीं। जैसे कि ये जो तुम्हारे हेयर बैंड्स और रबर बैंड्स जो हम बोलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे खींच के रखोगे तो फिर वो छोटा ही नहीं होगा, जितना पहले होता था उतना छोटा नहीं होगा। तो किसी को इतना भी मत खींचो। ओके चलो, एक डायलॉग है वो मूवी का, किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। ओके चलो, सो वो मोटिवेशनल मूवी है, मैरी कॉम का डायलॉग है। ओके हाँ चलो, तो क्या कह रहा था मैं कि इलास्टिक कोलिजन मतलब क्या, कि एनर्जी कंजर्व हो रही है। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि कोलिजन में हम किसकी बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, सिंपली कंजर्व मतलब क्या, वो वाला केस। कौन सा वाला केस, कॉइन है, स्ट्राइकर है, मारा, काइनेटिक एनर्जी से लगा, वो स्टॉप हो गया और सारी की सारी एनर्जी उसको दे दी और अब कॉइन मूव हो रहा है। तो जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी थी ये स्ट्राइकर की, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी किसकी हो जाएगी, कॉइन की। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, कंजर्व हो गई। समझ में आया, कॉइन से समझ में आया। या कोई बॉल ले ले हम, ये एक बॉल है, ये दूसरा बॉल है, कोई एक स्टेशनरी भी हो सकता है या दोनों मूवमेंट में भी हो सकते हैं, वॉट एवर द कंडीशंस। और जैसे कि ये स्टेशनरी है, ये टकराया, इसने सारी एनर्जी इसको दे दी, अब ये मूव हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड हो गई। हमने क्या बोला, कंजर्व्ड मतलब क्या, बिफोर द कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी है एंड आफ्टर द कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम है। तो बिफोर द कोलिजन, अभी हमें मैथ करना है, बहुत बहुत सिंप्लीफिकेशन करना है, कैलकुलेशन। तो ये तो 0 है, अभी रेस्ट पे है, तो सिर्फ V2 is 0, but V1 नहीं, U2 and U1 इनिशियल ले रहे हैं ना, इनिशियल बिफोर द कोलिजन। सो U2 क्या है अभी, 0, U1 क्या है अभी, है कुछ, काइनेटिक एनर्जी कुछ आ गई। ओके, अब गए और ये कोलिजन हो गया, कोलिजन। अब U और V नहीं बोले, अब U1 और U2 नहीं बोलेंगे, हम V1 V2 बोलेंगे। अब हो गया, अब ये यहाँ स्टॉप हो गई, तो V1 0 हो गया और V2 कुछ आ गया, जितना सपोज ये 5 था तो ये 5 हो गया। समझ में आया, डन। ओके, सो दिस इज इलास्टिक कोलिजन, समझ में आ गया, डन। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कंजर्व हो जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा नहीं, डन। सेकेंड केस, कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन, कंप्लीटली इन इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, कंजर्व हो रहा है। तो कंप्लीटली इन इलास्टिक मतलब उससे ऑपोजिट, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी लॉस ही हो गई, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, लॉस हो गई। ओके, मतलब कि मैंने ऐसे मारा और स्ट्राइकर लगा ही नहीं, और या लगा ना तो कॉइन को होल में डालने से डायरेक्ट बाहर डाल दिया, कैरम के बाहर जाती है ना, कैरम के बाहर नहीं जाती, जानबूझ के भी मारते हैं लोग ऐसे। ओके, कि अरे पोजीशन ही बिगाड़ देते हैं ऐसे, ज्यादा लग गई, तो ज्यादा लग गई। ओके, तो
मतलब ये लॉस्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी, यूज में नहीं आई। और या फिर स्ट्राइकर ही ऐसे लगाया तुमने तो स्ट्राइकर ही बाहर पता नहीं कैसे खिलाड़ी है तो स्ट्राइकर ही क्या बाहर। ओके, या फिर कॉइन पे लगी और कॉइन बाहर चला गया और स्ट्राइकर यहाँ वहां घूम रहा है, बट काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, कंप्लीटली लॉस है, थोड़ी बहुत रह गई भी नहीं, कंप्लीटली गायब सब। समझ में आ गया? सो दैट इज कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिशन। देन अब इन दोनों के बीच में भी है क्या, इलास्टिक कोलिशन, मतलब कि इलास्टिक कोलिशन एंड कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिशन के बीच में वेयर kinetic energy is not completely conserved and kinetic energy is not completely lost in between, थोड़ी कंजर्व भी हो रही है और थोड़ी लॉस भी हो रही है। सिंपल केस, तो वो कौन सा हो गया है, इन इलास्टिक कोलिशन। यस, फॉर एग्जाम्पल। ओके, फॉर एग्जाम्पल हाँ, जैसे हाँ वही है एग्जाम्पल। ओके, कैसे मारा, टकराई, ये भी गई और स्ट्राइकर भी गया, दोनों के पास थोड़ा बहुत है, एनर्जी इसको दे दी तो ये अपने गोल पे पहुंचे, होल में चला गया, लेकिन इसके पास थोड़ा है तो ऐसे करके गिर के तय ये भी होल में चला गया। ओके, बट समझ में आ गया? ओके, तीनों के समझ में आ गए? ओके, तो ये कोलिशन हमें पढ़ने हैं। इलास्टिक कोलिशन याद रह गया, लिखना हो तो लिख लो। इलास्टिक कोलिशन मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिशन मतलब कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है दैट इज कंप्लीटली लॉस्ट, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। एंड जो इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिशन है, सिर्फ इन इलास्टिक, उसमें पार्टली लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी। एनर्जी लॉस कितना हो जाएगा, पार्टली, थोड़ी चली जाएगी थोड़ी रहेगी, बीच वाला केस। डन, समझ में आ गया? पक्का? पक्का ना? अब टाइम कम है, बस करना है, अदरवाइज ये करना था हमें। हाँ, बहुत बड़ा थियरम। सो ओके, इसमें नहीं आना, कोई निकल आ जाएगा क्या? हाँ, गारंटी। मैम ने करवाया और खोल के देखा नहीं तो देखो, स्टेप्स अगर मिस हो गए ना, जैसे कि ये पहला स्टेप, ये आया कहां से वो पता होना चाहिए। अगर यही पता नहीं चला तो आगे क्या करेंगे हम? फिर यहां से ये कैसे आया पता है, फिर उससे आगे ये कैसे ले आए भाई, वो नहीं पता है, या ये लिख दिया फिर उससे ये कैसे आया वो नहीं पता, बीच का एक भी स्टेप मिस हो गया तो समझ में नहीं आएगा, खत्म। यस, और यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है क्यों? क्योंकि यहाँ पे आई एफ ऐसा यूज किया हुआ है, इनिशियल फाइनल। मैं अगर लिखता तो मैं कैसे, जनरली मैं बुक में से ही पढ़ाऊंगा, बट अगर तुम यही बुक की थियरी को आई और एफ की जगह 1 और 2 लिख दो, ओके, U1 U2 एंड V1 V2, इन्होंने क्या लिखा है, VI VF, UI UF, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, थोड़ा ओके, समझने में और लिखने में भी, बट U1 U2 और V1 V2 में कंफ्यूजन नहीं होता है। टुमारो वी विल डिस्कस।